Welcome to Perfection IAS. Today we are going to discuss current affairs of 23rd of November. Let us first look at the national news. सबसे पहले न्यूज है वो है निकोबार हुडी क्राफ्ट। तो ये नाम से क्लियर हो रहा होगा कि दिस इज अ काइंड ऑफ एन आर्ट आर्किटेक्चर, नॉट आर्किटेक्चर टू बी प्रिसाइज, लेकिन कुछ आर्ट फॉर्म से इसका रिलेशन है। तो ये बेसिकली क्या है हम यहाँ देखते हैं। क्योंकि ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैज सॉट जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, फॉर द निकोबारी होडी क्राफ्ट। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि जीआई या जीआई टैग का मीनिंग क्या होता है। सो बेसिकली जीआई स्टैंड्स फॉर जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स। तो ये क्या होता है ना, मान के चलो आपकी कोई पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन है, वहां पे कोई ऐसा प्रोडक्ट या कमोडिटी है जो कि इस जियोग्राफिकल एरिया को ही सिग्निफाई करता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको जीआई टैग देते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। अब जीआई टैग जो है ये पीस ऑफ लेजिस्लेशन से रेगुलेट होता है, और वो पीस ऑफ लेजिस्लेशन का नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। अब इसको याद रखना, बहुत बार एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि जो जीआई टैग है वो कौन से लॉ से रेगुलेट होता है, और वो बहुत सारे लॉ दे सकते हैं, और उसके बगल में ईयर्स का नाम अलग या ईयर्स को अलग अलग मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। अब एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस को रेगुलेट करती है, और वो है ट्रिप्स। ठीक है, जो कि WTO फ्रेमवर्क के अंदर काम करता है। गेटिंग माय पॉइंट। और एक बार जब हम किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग देते हैं तो वो इन फोर्स रहता है 10 ईयर्स तक। ठीक है, और जीआई टैग देने का मतलब ये है ना कि वो जो हमारा स्पेसिफिकल प्रोडक्ट है वो उसी ज्योग्राफिकल एरिया से प्रोड्यूस होता है, और वहीं के लोग उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर एरिया है वहां से जो प्रोडक्ट आता है, एक तो उस एरिया का डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आप बिहार में बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं जो कि फॉर एग्जाम्पल मखाना ले लो आप, या जर्दालू मैंगो ले लो आप, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। एक और क्वेश्चन जो बहुत बार जीआई टैग से पूछा जाता है कि जब जीआई टैग स्टार्ट किया गया था तो विच वाज द फर्स्ट कमोडिटी टू हैव बीन गिवन द जीआई टैग। इसका आंसर है दार्जिलिंग टी। ठीक है। सो आई होप ये एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप इसको याद रखेंगे। तो दार्जिलिंग टी जो है दिस वाज द फर्स्ट कमोडिटी टू बी गिवन जीआई टैग। वो 10 साल के लिए रहे। मैंने वहां पे आपको लेजिस्लेशन भी बता दिया है, और कौन सी इंटरनेशनल बॉडी है जो जीआई को रेगुलेट करती है, दैट इज ट्रिप्स, अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब ये ऑल द मोर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार जो कि जीआई टैग के लिए अप्लाई कर रहा है। इसके पहले अंडमान एंड निकोबार से वी हैड नो एप्लीकेशन फॉर जीआई टैग। ठीक है, तो ये सबसे पहला है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो है ना, दिस इज लोकेटेड इन चेन्नई। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार मार्क कर लो और रिमेंबर इट। अब हम थोड़ा सा ये जो निकोबार होडी क्राफ्ट है इसके बारे में जानते हैं। सो दिस इज द निकोबारी ट्राइब्स ट्रेडिशनल क्राफ्ट। आप देखो यहाँ पे निकोबारी ट्राइब है, ये उसका ट्रेडिशनल क्राफ्ट है। दिस इज बिल्ट यूजिंग लोकली अवेलेबल ट्रीज। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसमें कुछ आर्टिफिशियल चीजें नहीं होती हैं, एक सस्टेनेबल वे में नेचर को यूज करके अपने क्राफ्ट को बना रहे हैं। ठीक है। और होडीज आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन आइलैंड टू अनदर। बेसिकली ना ये बोट काइंड ऑफ होता है। ठीक है, ये बोट होता है, और बोट जो है वो जनरली या ट्रेडिशनल टाइम्स में वुड से बनाई करते थे। और यहाँ पे जो लोकली अवेलेबल ट्रीज है ना, ये उसी के वुड से इसको बनाते हैं, जो कि पीपल को फेरी करने में यूज होता है। ठीक है, तो ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दो चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये पहला जीआई एप्लीकेशन है फ्रॉम द आइलैंड नेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री कहाँ है, एंड सम इंफॉर्मेशन अबाउट ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। ठीक है, चलिए अब अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज है ऑल अबाउट यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन ऑफ 2022। तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम है मिस्टर योगी आदित्यनाथ, ही हैज इनॉग्रेटेड अ 4 डे हैकाथॉन एट ग्रेटर नोएडा। ठीक है, नोएडा यूपी में है, आप सबको पता होगा। अब इसमें कुछ कोड फेस्ट, कुछ हम लोग की पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले तो हैकाथॉन जो होता है ना, दिस इज अ काइंड ऑफ अ कोड फेस्ट। देखो, फेस्ट क्या होता है, फेस्ट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ फेस्टिवल। तो बहुत बार कॉलेजेस में फेस्ट होते हैं जिसमें वी इनवाइट प्रोमिनेंट सिंगर्स एंड एक्टर्स। सिमिलरली ये कोड फेस्ट है, यानी कि फेस्टिवल ऑफ कोडिंग पीपल। यहाँ पे बहुत सारे कोडर्स जो है वो अलग अलग एरिया से आते हैं और यहाँ पे कोडिंग करते हैं। कोडिंग मीन्स कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
ठीक है। और ये ना एक सोशल कोडिंग इवेंट है। सोशल कोडिंग मींस अ लॉट ऑफ कोडर्स, दे कम फ्रॉम मेनी रीजन्स, और वो यहाँ पे आके अपने टैलेंट को शोकेस करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ना पार्टनरशिप की गई थी टॉप रैंकर्स, और जो टॉप रैंकर्स है दैट इज एन एडटेक प्लेटफॉर्म। ठीक है। अब थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो यूनेस्को का जो मेन काम है दैट इज फॉर सीइंग कि एसडीजीज अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एसडीजीज का जो टेन्योर है वो 2015 से 2030 है, और इनका जो हेडक्वार्टर है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो बॉडीज होती हैं, उनका जो हेडक्वार्टर है वो या तो वॉशिंगटन में है, या तो वो जेनेवा में है। ठीक है। वो बेसिकली वॉशिंगटन में ही होते हैं, तो ये थोड़ा सा एबरेशन है, इसलिए हम इसको याद रखें। ठीक है। लेट अस प्रोसीड फॉरवर्ड। अब हम थोड़ा इंटरनेशनल न्यूज देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला है इंडिया ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए। अब ये क्या होता है यहाँ देखो आप, ये आप इसको इंडिया और यूएस मत लेना, इसको आप यहां से ब्रेक करो। इंड ऑस, इसको आप ऐसे लिखो, इंड ऑस, यानी इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए। ईसीटीए स्टैंड्स फॉर, यहां देखो आप, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कुछ हमने ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है। अब जब हम ट्रेड अग्रीमेंट साइन करते हैं ना, तो उसके वेरिंग लेवल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फॉर एग्जाम्पल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फॉर एग्जाम्पल रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक अग्रीमेंट, फिर आरसीईपी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। आरसीईपी याद आ रहा है आपको? इंडिया आसियान कुछ कुछ देश है ना उसमें, आसियान प्लस 6 नेशंस, ये वो वाला है। तो सिमिलरली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने ईसीटीए साइन किया है, जिससे देयर विल बी सम ट्रेड एग्जेम्पशंस। और किसी भी तरह का अगर ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है ना, तो वो बेसिकली फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है। हम देखते हैं ये कैसे फ्री ट्रेड को प्रमोट करेगा। यहाँ देखो आप, कुछ हम इसके फीचर्स देखते हैं। इसका फीचर ये है कि ऑस्ट्रेलिया इज ऑफरिंग जीरो ड्यूटी एक्सेस। जीरो ड्यूटी एक्सेस का मतलब ये है कि इंडिया से जो गुड्स ऑस्ट्रेलिया पे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये इनके एंट्री पे कोई ड्यूटी नहीं लगाएगा। दैट विल बी जीरो ड्यूटी। तो जो कॉस्ट पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया में गुड्स भेज रहा है, वही कॉस्ट में वो गुड्स ऑस्ट्रेलिया में लोगों को मिलेगा। ठीक है। तो इंडिया का जो गुड है ना, वो कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। दैट विल बिकम कॉम्पिटिटिव। लेकिन ये सारे गुड्स में नहीं लग रहा है, ये लग रहा है अप्रोक्सीमेटली 96.4% ऑफ एक्सपोर्ट्स बाय वैल्यू। जैसे मान के चलो आप कि अगर आपने $100 के गुड्स को एक्सपोर्ट किया है, उसमें से 96.4 डॉलर के गुड्स पे ही जीरो ड्यूटी एक्सेस है, बाकियों पे लगेगा। तो अगेन, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि इस बार बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग आ रहा है। तो बीपीएससी कैन इंट्रोड्यूस स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, जहां पे एक बहुत ही जेनरिक सा स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू द इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए, ऑस्ट्रेलिया इज ऑफरिंग जीरो ड्यूटी एक्सेस टू 100% ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया। या फिर दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है 100% ऑफ एक्सपोर्ट बाय वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम जो एग्जामेशन दे रहे हैं दैट इज बाय वैल्यू। वैल्यू मीन्स कि एब्सोल्यूट टर्म्स में या मॉनेटरी टर्म्स में उसका क्या वैल्यू है। और वॉल्यूम होता है केजी या फिर मीट्रिक टन वाइज, लेकिन यहाँ पे हम वॉल्यूम वाइज नहीं दे रहे, हम वैल्यू वाइज दे रहे। ठीक है। फिर आप देखो, टू वे ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज हैज ग्रोन इन वैल्यू। अगेन वैल्यू टर्म्स में देख रहे हैं, तो 2007 में 13.6 बिलियन था, लेकिन 2020 में द ट्रेड हैज रीच्ड। अब यहाँ पे टू वे ट्रेड का मतलब ये है ना कि जो गुड्स इंडिया एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट करता है, और सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी, इनका जो क्यूमुलेटिव एडिशन है वो 24.3 बिलियन के आसपास आता है। ठीक है। अब यहां देखो आप, फोर्थ पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया हैड लॉन्च नेगोशिएशन फॉर इट मतलब ईसीटीए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट के लिए जो नेगोशिएशंस हैं वो 2011 में स्टार्ट हो गए थे। लेकिन ड्यू टू सम रीजंस दिस गॉट सस्पेंडेड इन 2016, और अगेन दीज नेगोशिएशंस वर रीलॉन्च्ड इन 2021, और अभी इवेंचुअली नवंबर 2022 में हमने इसको एक अग्रीमेंट का फेस दे दिया है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया दे आर कोऑपरेटिंग
on a large number of things. For example, क्वाड, क्वाड में इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान। आप देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया का रेलेवेंस। फिर सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, और बेसिकली इंडिया यूएसए के साथ अपने रिलेशनशिप को होन कर रहा है टू काउंटर चाइना। और ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स इन इंडो पैसिफिक एरिया। तो ये सब कुछ रीजंस है व्हाई इंडिया इज ट्राइंग टू इंप्रूव अपॉन इट्स रिलेशंस विद ऑस्ट्रेलिया। एंड व्हाट बेटर देन टू इंप्रूव देन नेगोशिएटिंग ऑन ट्रेड पैटर्न्स, क्योंकि अगर ट्रेड हो रहा है तो वो सबसे अच्छा पैरामीटर है अपने रिलेशंस को इंप्रूव करने का। गेटिंग द पॉइंट। चलिए आगे। अब समथिंग ऑन समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस आप समझते हो क्या होता है? यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टूल्स, या rather यूजिंग ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फॉर गवर्नेंस या फॉर गवर्निंग। कुछ इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, या फॉर एग्जांपल ऑनलाइन पब्लिक सर्विस डिलीवरी, जैसे कि ई नैम वगैरह, ठीक है। और आप जो ऑनलाइन अपने रिकमेंडेशंस देते हो, माई gov.in में गवर्नमेंट जो है वो सोशल लेजिस्लेशन पे रिकमेंडेशन मांगता है ना, ये क्या है? दिस इज ई गवर्नेंस ही है। ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनका नाम आपने सुना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ओके। सो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ही हैज इनॉग्रेटेड द 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हेल्ड किया जा रहा है कटरा, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। डेट देख लेना, नॉट अ वेरी बिग थिंग। हाँ, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, समिट, या फिर इंटरनेशनल मीटिंग, या एनी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, हम उसके थीम्स को याद रखेंगे। यहाँ भी देखो आप, यहाँ पे थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे थीम है ब्रिंगिंग सिटीजन्स, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर, ठीक है। और देखा जाए तो इन अ वे दिस इज द रोल ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस यही तो करता है, ये सिटीजन्स, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री तो चलो ठीक है हम नहीं लेके चलते हैं, लेकिन सिटीजन्स और गवर्नमेंट को क्लोजर लेके आता है। और इस बार हमने इंडस्ट्री भी इंक्लूड कर दिया है, तो ये और इंक्लूसिव बन गया है। उसके बाद इसे किसने ऑर्गेनाइज किया है? तो दो चीजें आप याद रखना। देखो, जब भी बात गवर्नेंस की आती है ना, तो गवर्नेंस के लिए जो नोडल डिपार्ट या जो नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है, और उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। क्लियर हो गया? और जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स या ई आ जाता है उसमें एक ही मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इन दो मिनिस्ट्रीज ने मिलके नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस को ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। एक और फैक्ट देख लो आप, 26 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल दिस वाज द अडॉप्शन डेट। इस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो द आंसर विल बी 26 ऑफ जनवरी। एक और इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके लिए है, 24 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर्स डे, ठीक है, क्योंकि इस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया था। चलिए लेट अस प्रोसीड फॉरवर्ड। अब आप देखो अगला न्यूज है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि इंडिया ने रिसेंटली इस इंस्टीट्यूशन की जो चेयरमैनशिप है उसको अज्यूम किया है, ठीक है। और इसके पहले जो कंट्री इसे चेयर कर रही थी दैट वाज फ्रांस, ठीक है। अब ये है क्या? अब देखो आप, GPAI इज एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू सपोर्ट रिस्पॉन्सिबल एंड ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ एआई। अब आप देखो एआई जो है वो बहुत सारे वेरीड सर्कमस्टांसेस में यूज होता है, ठीक है। और एक हमारे पास स्टेटमेंट भी है बाय नो लेस देन बिल गेट्स कि एआई विल समडे रन ओवर द ह्यूमंस। तो हमें क्या करना है? हमें इस एआई को रिस्पॉन्सिबल बनाना है। और रिस्पॉन्सिबल क्यों बनाना है? ताकि ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम कर सके, ठीक है। और ह्यूमन वेलफेयर कैसे होगा? डेवलपमेंट के थ्रू। इसी के लिए हमने ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई बनाई। गेटिंग द पॉइंट?
अब आप देखो एआई का रेलेवेंस आज के डेट में और ज्यादा क्यों बढ़ते जा रहा है, क्योंकि एआई इज एक्सपेक्टेड टू ऐड 967 बिलियन डॉलर टू द इंडियन इकोनॉमी बाय 2035। यानी करीबन करीबन आप देखो तो 1 ट्रिलियन डॉलर ऐड कर सकता है ये, और 2025 तक ये 400 टू 500 बिलियन ऐड करेगा इंडियन इकोनॉमी। ठीक है। इंडिया इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर। बहुत बारी क्वेश्चन आता है ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को लेके भी। फॉर एग्जांपल, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईएलओ। यस, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडिया इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, तो वो एक रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो जीपीएआई जो है ना, दिस कंसिस्ट ऑफ टोटल 25 मेंबर्स। इसमें 25 मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग मेजर प्लेयर्स लाइक यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। चलिए दूसरा देखते हैं। नाउ वी हैव अवार्ड्स एंड ऑनर्स। क्या क्या अवार्ड्स एंड ऑनर्स है यहाँ देखो आप। ये है जयपुर फुट यूएसए अवार्ड। तो देर इज अ पर्सन, दानिश मंजूर भट्ट, ठीक है, ही वॉज ऑनर्ड विद दिस पर्टिकुलर प्राइज, एंड दिस इज a global humanitarian award, okay, for good things. Humanitarian means something which has been done for the benefit of humanity and the larger good of mankind। ठीक है। अब इनको क्यों मिला है, क्योंकि इनके एफर्ट्स इन कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है। दिस अवार्ड हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू ऑनर एंड रिकॉग्नाइज द सेल्फलेस वर्क ऑफ इंडियंस टू हेल्प दोज इन नीड ड्यूरिंग द डिफिकल्ट ईयर्स ऑफ पैंडेमिक। ठीक है। तो जो इंडियंस ने हेल्प किया है लोगों को पैंडेमिक में, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमने ये अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया है। और ये अवार्ड के जो फर्स्ट रेसिपिएंट है वो कौन है, दानिश मंजूर भट्ट। ओके। अगला 22nd यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज फॉर 2022। यहाँ पे देखो आप क्या है, क्योंकि फ्रांका माहिन सुलेम योंग फ्रॉम कैमरून हैज गॉट द प्राइज। और ये प्राइज किस लिए दिया जाता है, ये प्राइज दिया जाता है फॉर प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस, अ वेरी स्कार्स कमोडिटी, अ वेरी स्कार्स कमोडिटी नाउअडेज। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो कि टॉलरेंस और नॉन वायलेंस को प्रमोट करते हैं। तो इसके लिए हम देते हैं यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज, और इसके रेसिपिएंट है फ्रांका माही सुलेमान योंग। कहाँ को बिलोंग करते हैं, फ्रॉम कैमरून। एंड हु शी इज बेसिकली, शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ एनजीओ ऑफ फॉरगिवनेस एंड पॉजिटिव यूथ अफ्रीका। ठीक है। यूनेस्को के बारे में हमने आज के सेशन में डील किया ही है, पेरिस में है, एसडीजी को केटर करता है एंड ऑल दोस थिंग्स। अगला सुमित्रा चरत राम अवार्ड। ये क्यों न्यूज में है, क्योंकि उमा शर्मा has received the award in recognition of her contribution to the field of Indian classical music and dance। तो पूछा जा सकता है आपसे, सुमित्रा चरण राम अवार्ड जो है ये किसको, ये किस फील्ड में दिया जाता है, तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस। और अगर मान के चलो आप, ऑप्शन में है परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, और भी कुछ कुछ ऑप्शन है, तो आप टिक करोगे परफॉर्मिंग आर्ट्स। ठीक है। अब समथिंग ऑन डॉक्टर उमा शर्मा। शी इज अ रिनाउंड कथक क्लासिकल डांसर and she has also been awarded with prestigious Padma Shri and Padma Bhushan awards। Okay, तो अगर हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के बारे में बात करें, तो भारत रत्न is the highest civilian award in India। Below that we have Padma Vibhushan, below that we have Padma Bhushan, and last we have Padma Shri, and they were constituted in 1954। अब आप देखो यहाँ पे क्लासिकल डांस की बात हो रही है, ये कथक। तो जो कथक है ये किस स्टेट का क्लासिकल डांस है, तो कथक इज अ क्लासिकल डांस ऑफ यूपी। तो जब क्लासिकल डांस की बात हो रही है, सो व्हाई नॉट डिस्कस समथिंग ऑन क्लासिकल डांस इटसेल्फ। ठीक है। तो लेट मी टेल यू कि देयर आर इन टोटल 8 क्लासिकल डांसेस इन इंडिया। ओके, मैं इसका लिस्ट यहाँ पे दे रहा हूँ, ट्राई टू लर्न इट बाय हार्ट। कि किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है। ठीक है। सो सबसे पहला है, वी हैव समथिंग बाय द नेम ऑफ भारतनाट्यम। और भारतनाट्यम जो है, दिस इज परफॉर्म्ड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अगला है, वी हैव कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है, दिस इज इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। देन इन स्टेट ऑफ केरला वी हैव 2 क्लासिकल डांसेस। ठीक है। वन इज बाय द नेम ऑफ कथकली। आपने देखा होगा जो इसमें डांसर्स होते हैं वो अपने फेस को पेंट कर लेते हैं। ठीक है। एंड देन वी हैव मोहिनी अट्टम। ये जो डांस फॉर्म्स है ना, ये प्रैक्टिस किए जाते हैं केरला में। अब आप देखो, मैक्सिमम जो क्लासिकल डांस है ये सदर्न इंडिया में। तो आप इसमें एक एबरेशन याद कर सकते हो,
तो जो कथक होगा वो बेसिकली कहाँ परफॉर्म किया जाएगा, यूपी में। देन वी हैव ओडिसी, नाम से ही क्लियर है ओडिशा होगा। देन वी हैव मणिपुरी, अगेन फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट इज वेरी क्लियर, मणिपुर में परफॉर्म करते होंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव सतरिया, और जो सतरिया है दिस इज अ क्लासिकल डांस ऑफ आसाम। एंड अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सन जो कि सतरिया के साथ एसोसिएटेड है, ही इज शंकरादेव, नॉट शंकराचार्य, ही इज शंकरा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़े। वी हैव लर्नड अ लॉट इन दिस पर्टिकुलर न्यूज आइटम। अब आप देखो अगला है वर्ल्ड फिशरीज डे। वाई न्यूज? बिकॉज ऑन 21st of November वी सेलिब्रेट वर्ल्ड फिशरी डेज। अब आप जानते हो कि बहुत बार इंपॉर्टेंट डेज पे क्वेश्चन आता है, तो ये वर्ल्ड फिशरीज डेज के अलावा ये डेज का भी क्वेश्चन हो सकता है, इंपॉर्टेंट डेज का भी क्वेश्चन हो सकता है। अब कुछ आपको मैं फैक्ट देता हूँ। तो अभी एक रीसेंट मीटिंग हुआ था, उसमें जो मिनिस्टर ऑफ फिशरीज है उन्होंने बोला था कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश, ठीक है, एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन, एंड इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फिश। ठीक है, ये तीन फैक्ट जो है वो आपको याद रखना है। अब चलो हम वर्ल्ड फिशरीज डेज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये स्टार्ट किया गया था 1997 में, when the World Forum of Fish Harvesters and Fish Workers met in New Delhi, leading to the formation of World Fisheries Forum। अब इसको कौन बेसिकली अपना कोमेमोरेट करता है? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड द नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, who have celebrated this day in दमन। उन्होंने इसको दमन में सेलिब्रेट किया है। सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज कौन है? मिस्टर जितेंद्र नाथ स्वेन, एंड ही हैज लॉन्च द सागर परिक्रमा सॉन्ग इन द गुजराती वर्जन। एक और आप स्कीम याद रखना जो कि फिशरीज के लिए, फिशरीज के साथ बहुत इंपॉर्टेंट कोरिलेशन है, वो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ एम्बिशियस टारगेट सेट किए हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ फिशरीज। गेटिंग द पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सम न्यूज ऑन इंडियन इकोनॉमी। अब इकोनॉमी से न्यूज देखो आप। इवॉल्व फॉर एमएसएमईज, ये क्या बोलना चाह रहा है? एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है 7th एडिशन ऑफ द नॉलेज समिट ऑफ इवॉल्व फॉर एमएसएमई। अब आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि कुछ ऐसा न्यूज है या कुछ अगर ऐसी आपको चीजें मिल रही हैं जिसमें कि कुछ थीम्स आ सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके थीम को याद रखेंगे। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ भी हमें यही करना है, यहाँ पे जो थीम है हम थीम को याद रखेंगे। यहाँ का हमारा थीम दिया गया है इंडिया एसएमईज शिफ्टिंग गियर्स टू नेक्स्ट लेवल। गेटिंग द पॉइंट? और इसका जो सब थीम है वो है बेसिकली डिजिटलाइजेशन। यहाँ पे बात हो रही है डिजिटलाइजेशन के और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनवायरनमेंट की कुछ न्यूज थी। अब यहाँ पे मैं आपको दो चीजें बताऊंगा कि कैसे ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये न्यूज है बेसिकली रेन्यूएबल पावर कैपेसिटी को टारगेट करते हुए। ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मार्क माय वर्ड्स, हम एनवायरनमेंट की न्यूज पढ़ रहे हैं, यहाँ पे नो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज या फिर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बल्कि हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए, और आप कभी भी आरबीआई नहीं मार्क करोगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन की यूनिकनेस को देख के आप इसको स्टार मार्क करें। ठीक है, तो हमने क्या रिलीज किया है? हमने रिलीज किया है हैंडबुक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इन टर्म्स ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ ग्रिड इंटरएक्टिव रिन्यूएबल पावर, यानी कि स्टेट्स में कितना इंस्टॉल्ड ग्रिड इंटरएक्टिव रिन्यूएबल पावर है, उसमें हमने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो फर्स्ट नंबर पे वी हैव कर्नाटका, देन वी हैव तमिलनाडु, एंड लास्ट वी हैव गुजरात। फर्स्ट नंबर पे कर्नाटका है, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस। एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें क्या है? अकॉर्डिंग टू द इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, कर्नाटका हैज बिकम द टॉप सेलर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी अंडर द ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। सिंपल मीनिंग ये है कि हम कैपिटल मार्केट में ग्रीन बॉन्ड्स को ट्रेड करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस स्टेट में सबसे ज्यादा इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी या इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी है, वही तो सबसे ज्यादा ट्रेड करेगा। तो इसीलिए ये जो इंडिया एनर्जी एक्सचेंज बॉडी है, इसने बोला है कि कर्नाटका जो है ना, वो टॉप सेलर है रिन्यूएबल एनर्जी का
ग्रीन टर्म हेड मार्केट। ठीक है, अगला देखो आप, सिक्योरिटी इशू से रिलेशन में है। 13 नसीम अल बहा 2020, ये बेसिकली क्या है ना, इंडिया और ओमान के नेवी के बीच का एक बायलैटरल एक्सरसाइज। ठीक है, बहुत सारे बायलैटरल एक्सरसाइजेस होते हैं, ये उनमें से एक है नसीम अल बहर। तो ये कहाँ किया गया है, इन द कोस्ट ऑफ ओमान, और दिस वाज इनिशिएटेड इन 1993। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट यहाँ पे है, सिर्फ आप यही याद रखना, इससे एक ही क्वेश्चन बनता है कि नसीम अल बहार इज एन bilateral exercise between India and which Middle East या which southern West Asian nation। ऑप्शन में दे देगा ओमान, कतर, कुवैत, तो आपको याद होना चाहिए। ओके, अब देखते हैं कुछ अपॉइंटमेंट्स के बारे में। यहाँ देखो आप, प्रोफेसर वेणु गोपाल अचंता, he has been elected as a member of International Committee for Weights and Measures। ये जो है ये वेट्स एंड मेजर, ये वेट करती है। ठीक है, now who is he, basically he is the director of CSIR, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी न्यू दिल्ली। एक छोटा सा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि किस पर्सनालिटी ने नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी को एस्टैब्लिश किया था। सो हिज नेम इज डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है, जैसा मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है मैं वो मेंशन कर देता हूँ। और ये जो 27 जनरल कॉन्फ्रेंस है ना, ये हेल्ड किया गया था पेरिस, फ्रांस में। एंड द फर्स्ट पर्सन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ CIPM वाज डॉक्टर KS कृष्ण। तो ये बेसिकली क्या है ना, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसा ही स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे केजी है, सेकंड है, केल्विन है, कैंडला है। ठीक है, ल्यूमिनोसिटी का। तो ये बेसिकली कहाँ पे कंप्यूट होता है, ये इस इंस्टीट्यूशन में कंप्यूट होता है। गेटिंग द पॉइंट। चलिए आगे, एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड EU। अब क्या हुआ है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मेटी एंड द यूरोपियन कमीशन हैज साइंड एन एग्रीमेंट, और उसका जो सब्जेक्ट है वो है इंटेंट ऑन कोऑपरेशन ऑफ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फॉर वेदर, एक्सट्रीम क्लाइमेट एंड क्वांटम टेक्नोलॉजीज। तो बेसिकली यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर की बात हो रही है, विच इन ए आर सुपर कंप्यूटर्स। और सुपर कंप्यूटर्स का हम यूज करते हैं वेदर फॉरकास्टिंग में, वेदर मॉडलिंग में, वगैरह वगैरह। यहां से एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि विच इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। सो आंसर विल बी परम 8000। ठीक है, एंड विच इज द सुपर कंप्यूटर जिसकी की रैंकिंग वर्ल्ड में 62nd है आउट ऑफ 500, या इन अ वे विच इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। इसका आंसर है परम सिद्धि। एंड विच इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, इसका आंसर है फूगाकू। और ये कहाँ है, ये है जापान में। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने डील कर ली यहाँ पे। अब हम थोड़ा देखते हैं बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। तो बुक का नाम है नालंदा अंटिल वी मीट अगेन, एंड हु हैज ऑथर्ड दिस बुक, गौतम बोहरा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये बुक का जो लॉन्च है वो मिस्टर रस्किन बॉन्ड ने किया है। ही इज अ लेजेंडरी इंग्लिश राइटर, शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं एंड ही राइट गुड बुक्स। ठीक है, गौतम बोहरा की एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, दैट इज मोनेटाइजिंग इनोवेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का एक न्यूज है, स्टैचू ऑफ माता सीता। ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि सीतामढ़ी बिहार में लैंड हैज बीन मेड अवेलेबल फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ 251 फुट टॉल स्टैचू ऑफ गॉडेस सीता। अब आप देखो यहाँ पे नाम से ही क्लियर हो रहा है सीतामढ़ी, तो ये आपको याद रहेगा कि कहाँ पे हमने लैंड एलोकेट किया है। और ये जो लैंड है ना, ये हमने एलोकेट किया है टू द रामायण रिसर्च काउंसिल, और यही उन स्टैचू को बना रहा है। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। चलिए अब हम कुछ टिडबिट्स देखते हैं, सम एक्स्ट्रा पॉइंटर्स। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ONGC, आंसर विल बी अरुण कुमार सिंह। गेटिंग द पॉइंट। अगला आइए, ये 2-3 दिन से बहुत न्यूज में चल रहा है, नो मनी फॉर टेरर मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल ट्रेंड्स इन टेरर फाइनेंसिंग एंड टेररिज्म। इसको किन्होंने चेयर किया है, होम मिनिस्टर ने चेयर किया है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं ना, उसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो अगर हम टेररिज्म की बात कर रहे हैं तो टेररिज्म इज एन इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, तो इसीलिए इसको कौन चेयर करेगा, होम मिनिस्टर चेयर करेंगे। ये याद रखने का तरीका है, माइंडेड। अब देखो आप, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की मीटिंग रिसेंटली कहाँ हुई है, बैंकॉक थाईलैंड में। इफ आई आस्क यू, इज इंडिया अ मेंबर ऑफ APEC,
Answer will be no. There are 21 nations who are members of APEC and India is not one of them. अगला आता है, in which state 3 transgenders have been appointed as government school teachers? Answer is Karnataka. And southern Indian states have been championing the cause for LGBTQ rights for quite some time. ठीक है, आगे आते हैं. Recently, which state government has given the permission for minor minerals and mining on private land? The West Bengal government has given the permission. We also have a piece of legislation which governs the minerals, that is Mines and Minerals Act of 1957. यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है. Recently, PM Modi has dedicated 600 megawatt Kameng hydroelectric project, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? इन अरुणाचल प्रदेश. ओके, अगला, सेकेंड एडिशन ऑफ द आसियान इंडियन म्यूजिक फेस्टिवल, न्यू दिल्ली में हमने इसको किया है. अगला, वेयर डिड द इंडियन आर्मी जनरल, या फिर जो आर्मी चीफ जनरल होते हैं, whose name is Manoj Pandey, he got a guard of honor recently which was in Paris, France. तो यहाँ से दो क्वेश्चन निकलता है. Who is the army chief general? Mr. Manoj Pandey. Where did he get the guard of honor recently? Paris, France. ठीक है, अगला देखो आप, अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मिस्टर मैक्स वर्स्टेपन. दिस इज बेसिकली अ कार रेसिंग इवेंट. और आखिरी, which award has been given to the NGO प्रथम in the field of education? इंदिरा गांधी अवार्ड. तो एनजीओ प्रथम है ना, ये बेसिकली एजुकेशनल सर्वेस कंडक्ट कराता है ऑल अक्रॉस इंडिया, और उसके बाद में ये बहुत सारे पैरामीटर्स को लेके आता है. फॉर एग्जांपल, परसेंटेज ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हु स्टडी इन क्लास 5 एंड कैन रीड बेसिक इंग्लिश और कैन डू बेसिक न्यूमेरिकल, जिससे कि हमें इंडिया में एजुकेशनल स्टेटस के बारे में पता चलता है. ठीक है, सो ओके, दिस इज इट फॉर टुडे. We will meet again tomorrow with the current affairs of next. Thank you very much.